आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी। ये एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पेशेवराना तालीम, अमली तालीम का एक जरिया। बात करेंगे उस तालीमी निज़ाम की जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि हमें ज़िंदगी की असली चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। आज का दौर सिर्फ डिग्री पर डिपेंड नहीं है, आज ज़रूरत है हुनर की, ऐसे हुनर की जो नौजवानों को रोज़गार दिला सके, खुद मुख्तार बना सके और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी निभा सके। यही है पेशेवराना तालीम यानी वोकेशनल एजुकेशन। जहां एक तरफ रिवायती तालीम स्टूडेंट्स को थ्योरी सिखाती है, वहीं वोकेशनल एजुकेशन उन्हें असली तजुर्बा देती है। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन बनना हो, फैशन डिज़ाइनर, हेल्थ असिस्टेंट या कंप्यूटर टेक्नीशियन, पेशेवराना तालीम हर शोबे में अहम किरदार निभाती है। अब स्कूल की सतह से ही स्टूडेंट्स को अलग अलग हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि वे अपने दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक मुस्तकबिल का रास्ता चुन सकें। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑनररी डायरेक्टर प्रोफेसर रेहान खान सूरी। प्रोफेसर साहब, आपका स्टूडियो में वेलकम है। और जैसे कि आपको अभी हमने बात की कि हम बात कर रहे हैं पेशेवराना तालीम की, ये एक्चुअली है क्या? अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो ये है क्या, पहले आपसे ये समझेंगे। देखिए, ख़ास तौर से अगर हम पेशेवराना तालीम की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, इसमें हम उन चीज़ों को सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ। एक पढ़ाई होती है जिसमें ज़्यादा आप हाथों से काम करते हैं जी। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं पढ़ते हुए, तब आप वो समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे करना है। मिसाल एक मैं छोटी सी देता हूँ कि अगर हम किसी को क्लासरूम में तैरना सिखाएं तो आप क्लासरूम में सिखाते रहिए जी। आप किसी को क्लासरूम में क्रिकेट सिखाएं, आप एक्सपर्ट्स बुला लीजिए, प्रेजेंटेशंस दे दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब वो अगर उसको पानी में भेजेंगे तो वो तैर नहीं सकता। इसी तरह से किसी भी वोकेशन को, किसी भी एरिया को, किसी सेक्टर को, किसी स्किल को अगर आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए उस तालीम को हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, या प्रोफेशनल एजुकेशन हमारी होती हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं। वो भी एक वो थोड़ी लार्जर स्पेस में होती हैं, लेकिन स्किल बेस्ड जहाँ पर वोकेशनल एजुकेशंस होती हैं, जहाँ स्टूडेंट को जो सीखने वाला होता है, जिसे ट्रेनी भी कह सकते हैं, वो ख़ास तौर से किसी एक पर्टिकुलर स्किल को सीख रहा होता है, और वो अगर हार्ड स्किल्स होती हैं तो उसको हाथ से करके सीख रहा होता है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको वो एक्वायर करता है किसी चीज़ को और करने के लिए। तो सभी चीज़ों के जो स्किल के ख़ास तौर से लर्निंग के प्रोग्राम को या वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, उस पूरे एक सिस्टम को हम, उस तरह की तालीम को वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं जी। जिस पर प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव किया जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें, उससे ये किस तरह से अलग है? कुछ तो समझ में आया, थोड़ा और डिटेल में आपसे समझेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, ख़ास तौर से बहुत बार पहले जब एक ट्रेडिशनल एजुकेशन या कन्वेंशनल एजुकेशन की हम बात करते थे तो उसमें एक क्लासरूम टीचिंग होती थी। उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि पढ़ाई जो है वो क्लासरूम में होती है, उसके बाद वो थोड़ी सी जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं वो होता है, और एग्जामिनेशंस होते हैं, वही तालीम होती है। बाकी चीज़ों को एक ट्रेनिंग की तरह से माना जाता था कि भाई ये तो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ये एजुकेशन का पार्ट नहीं है जी। तो जिसमें आप एक प्रशिक्षण कह सकते हैं कि भाई आपने एक ट्रेनिंग ले ली, ये एजुकेशन नहीं है। सो बेसिकली एजुकेशन को अगर आप एज ए होल देखें तो जहाँ पर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो अभी वोकेशनल एजुकेशन को अगर हम और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि ख़ास तौर से वोकेशनल ट्रेनिंग में आप अपनी शुरुआत एक छोटे प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के साथ वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। उसके बाद आप
किसी बड़े प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, लाइक 1 ईयर प्रोग्राम अगर कोई आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डिप्लोमा प्रोग्राम आप करते हैं वो भी वोकेशनल एजुकेशन में कर सकते हैं। और काफ़ी अरसे से आप अगर देखिए तो एक शुरुआत हुई थी, मुझे याद है 40 साल पहले भी एक वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी 1984 में, जब 11th क्लास में इंट्रोड्यूस किए गए थे वोकेशनल स्ट्रीम को जी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन अभी पिछले दिनों ख़ास तौर से जब स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ उसके तहत बैचलर्स वोकेशनल शुरू हुआ, जो बी वॉक जिसको कहते हैं आप, उसके अलावा एम वॉक मास्टर्स डिग्री शुरू हुई वोकेशनल में। तो इसको स्ट्रीमलाइन किया गया वोकेशनल एजुकेशन को, कि ये एजुकेशन भी और दूसरी कन्वेंशनल एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरह है, इसमें भी आप अपना करियर जो है आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा करने के बाद आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट अपना बी वॉक कर सकते हैं। तो बी वॉक आप जैसे फूड प्रोडक्शन में कर सकते हैं, बी वॉक आप वेब डिजाइनिंग में कर सकते हैं। बी वॉक के बहुत सारी जो कहते हैं ना सेक्टर वाइज जिसको कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन, किसी भी तरह की एजुकेशन में कर सकते हैं बी वॉक। उसके बाद आप बी वॉक जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपना मास्टर्स भी कर सकते हैं, लाइक आप एम वॉक भी कर सकते हैं। जामिया मिलिया में बी वॉक प्रोग्राम शुरू हुए अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के नाम से जब स्कीम शुरू हुई। तो जामिया मिलिया के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने कोर्सेज शुरू किए, बी वॉक प्रोग्राम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में शुरू किया जो मेडिकल लाइन की होती है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में शुरू किया, उसके अलावा एक सोलर एनर्जी पे शुरू किया, सोलर टेक्नीशियन सोलर टेक्नोलॉजी पे शुरू किया। सो इस तरह का ये था जहाँ पर बच्चे फुल इंटर्नशिप्स करते थे, ड्यूरिंग कोर्स अपनी ट्रेनिंग करने जाते थे, हैंड्स ऑन उनकी प्रैक्टिस होती थी, उसके अलावा उनकी अपनी पढ़ाई भी होती थी जो बैचलर्स की होती थी। तो आप 3 साल के बाद एक ऐसा कहते हैं ऐसा डिग्री होल्डर होकर निकलते हैं आप, जिसके पास डिग्री भी होती है ग्रेजुएट प्रोग्राम की, और उसके अलावा उनके पास वो हुनर भी होता है कि वो कर सकते हैं उस काम को। मिसाल के तौर पे जैसे हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें जैसे जो टेक्नीशियंस होते हैं, आपने देखा होगा ईईजी, एमएमजी या नर्व कंडक्शन टेस्ट हो रहा है, इस तरह के जो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, इस तरह की मशीन्स को हैंडल करना, खास तौर से उन टेस्ट को कंडक्ट करना एक हुनर हो गया है। उसमें आपको नॉलेज भी चाहिए, लेकिन आपको साथ में वो हुनर भी चाहिए कि जिससे कि आप उन मशीनों को हैंडल कर पाएँ और आप सही तरीके से जो मेडिसिन की लाइन है उसको, उसमें जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप समझ पाएँ और आपको क्योंकि सारी पैथोलॉजी डायग्नोसिस करना होता है, तो वो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, अदर देन आपकी एक जो नॉलेज बेस होता है उसके साथ, वो वोकेशनल एजुकेशन को कवर करता है। जी बिल्कुल, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है इसमें जो हम वोकेशनल कोर्सेज की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि डिप्लोमा हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, अब डिग्री भी है, मास्टर्स भी है, इसमें बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है, तो लेकिन ये कितने वैलिड हैं अगर हम इनकी बात करें? जो डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, इसको लेने के बाद अगर हम जाते हैं नौकरी के लिए तो कितना वैलिड है, कितनी तरजीह इसको दी जाती है, तवज्जो? देखिए, ख़ास तौर से अगर वैलिडिटी की हम बात करें तो जाहिर है ये डिग्री यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड करती हैं, इसलिए कोई इसकी कहते हैं ना इसकी रिकग्निशन में या इसकी कोई वैलिडिटी में कोई डाउट नहीं है। सो लाइक इफ़ यू आर बी वॉक, लाइक आपने एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है तो एज गुड एज एनी अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है एज गुड एज एनी अदर मास्टर्स प्रोग्राम। लेकिन जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि आपने स्किल कितनी आती है, क्योंकि इसमें जनरली जब आप जाते हैं कहीं अप्लाई करने तो आपका एक वो हुनर देखा जाता है, आपका वो टेस्ट होता है जो स्किल टेस्ट होता है, तो वो आपका अंदर अगर हुनर है तो आपकी वैलिडिटी जाहिर है बहुत बढ़ जाती है, आपको जॉब के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इसकी रेलेवेंस की या इसकी रिकग्निशन की या वैलिडिटी की, तो जहाँ भी अंडर जो यूजी डिग्री जैसे होती है, जो आप क्योंकि बैचलर्स डिग्री होती है वोकेशनल में, तो कोई भी बैचलर्स डिग्री जो वोकेशनल होती है उसके इक्विवेलेंट ही मानी जाती है। जी, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर रेहान कि किन लोगों के लिए हैं ये वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें, क्या 12th पास लोग ही इसको कर सकते हैं या फिर अगर कोई दोबारा अपना करियर शुरू करना चाहता है या ऑलरेडी जॉब कर रहा है, किन लोगों के लिए हैं ये वोकेशनल एजुकेशन? देखिए, वोकेशनल एजुकेशन आपकी शुरू हो जाती है अगर हम देखें तो 11वीं क्लास से जी,
आप 11वीं क्लास में या CBSE ने ऑलरेडी 23 स्किल प्रोग्राम दिए हुए हैं कि आप कोई भी स्किल अपना, बल्कि आप 3 स्किल तक ले सकते हैं कोर्सेज, लाइक वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब आप उस स्टेज पर भी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वोकेशनल में जाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपने 12वीं किया है तो आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अगर आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो आप एलिजिबल होते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अभी इसके अलावा जो ख़ास तौर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी अभी अगर आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी न्यू एजुकेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें उसके तहत हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम अपने किसी भी कोर्स को करते हुए वोकेशनल एक कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एज ए वोकेशनल कोर्स, जो वोकेशनल कोर्स होता है वो आप ले सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स ले सकते हैं, कोई भी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ले सकते हैं, कोई वैल्यू एडिशन कोर्स ले सकते हैं। ये बड़े ऑप्शंस हो गए हैं। लाइक आपको अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप कोर कोई भी पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट जो कोर है वो 40% है, बाकी 60% आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद है कि आज की तारीख में अब आपके पास ख़ास तौर से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी नई लागू हुई है, उसमें आपको इतना एम्पावर कर दिया गया है, इतनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी ट्रेडिशनल कोर्स करते हुए अपने आप को, आप वोकेशनल कोर्सेज को भी साथ में ले सकते हैं और कर सकते हैं। और आप एक्सक्लूसिवली करना चाहते हैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, कोई वोकेशनल कोर्स, वो तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे अगर कोई BA प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वो उनके पास भी ऑप्शन है अब कि वो इस तरह के कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज। तो आपका वो स्किल भी डेवलप हो जाएगा और वो आपकी मार्कशीट में या ग्रेड शीट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि NEP 2020 के बाद किस तरह से चेंजेस आए हैं और वोकेशनल कोर्सेज को किस तरह से तरजीह दी जा रही है। प्रोफेसर रेहान, और थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे कि NEP 2020 आने के बाद किस तरह के चेंजेस आए हैं। जो पहले कोर्सेज होते थे या वोकेशनल कोर्सेज, क्या पहले भी थे या अब ज़्यादा हो गए हैं, और क्या कोर्सेज में भी कोई बदलाव आया है कि पहले कम होते थे अब ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, वो आपसे समझना चाहेंगे, खासतौर से NEP 2020 के बाद जो चेंजेस हुए हैं। बहुत अच्छी आपने सवाल किया ये। देखिए NEP 2020 के बाद ख़ास तौर से अगर देखें तो हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जैसे आपका पहला सवाल था कि किस तरह से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। NEP 2020 का फ़ायदा ये है कि आपको हर सेमेस्टर में 2 से 4 क्रेडिट तक का कोई भी कोर्स, आप उसमें आप 2 से 3 कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वैल्यू एडिशन कोर्स अगर कोई है, जहाँ पर आपका कोई भी वैल्यू एडिशन होता है जो आप एनहेंस कर सकते हैं अपना। उसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में आप कोई भी हार्ड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज हार्ड स्किल्स कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोविज़न होता है कि हर सेमेस्टर में आपके पास एक कोर्स का प्रोविज़न रहता है मिनिमम। बाकी डिपेंड करता है आपके यहाँ जिस तरह का यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उस सिलेबस पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मिसाल के तौर पे मैं BA इंग्लिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, वीडियोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर वो स्किल एनहेंसमेंट का कोई कोर्स ऑफर हो रहा है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो ऑप्ट कर लेती हैं, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑप्ट किया है कि आप इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज से अगर ये कोर्स करते हैं तो हम आपको क्रेडिट को कंसीडर करेंगे। अभी एक और चीज़ है NEP ने जो लागू की है, बहुत अच्छी है वो भी, कि जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जिसको कहते हैं, आप अपने आपका एक खाता खुल जाता है और आप जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उस कोर्स का क्रेडिट जो है आपके एक एकेडमिक बैंक में आ जाता है। और देखिए ये यूनिवर्सिटी वाइज होता है, हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स होते हैं, कुछ एक जनरल रूल है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसमें तय करती है कि हम किस तरह के कोर्सेज को परमिट करेंगे या हम किन कोर्सेज को, क्योंकि वो इक्विवेलेंस देखते हैं। तो उसमें पैरामीटर्स देखते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपके पास लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है।
और उस फ्लेक्सिबिलिटी से आप अपने आप को अपना कोई भी वोकेशन, मिसाल के तौर पे मैंने बीए इंग्लिश किया और मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ आगे जाके, तो मुझे क्रिएटिव राइटिंग अलग से सीखनी है, या मुझे कोई भी, मुझे हो सकता है एडिटिंग का मुझे शौक हो, मैं वो करना चाहता हूँ, या मैं कोई और भी जर्नलिज्म से रिलेटेड मुझे बहुत सारी ऐसी स्किल मुझे लगता है कि मुझे एक प्रैक्टिकल कहीं लर्निंग चाहिए, तो एक ऑप्शन होता है जो इंटर्नशिप्स के नाम से होता है। पहले इंटर्नशिप्स जो होती थी वो सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ होती थी या वोकेशनल कोर्सेज के साथ होती थी। अभी इंटर्नशिप आपके हर कोर्स में हो गई है, चाहे आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें आपके पास तकरीबन 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप्स होती हैं ड्यूरिंग समर ब्रेक या नॉर्मल, आप वो डिपेंड करता है किस तरह का करिकुलम है आपका, आप कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप गए, आपने जर्नलिज्म के किसी के साथ अपनी इंटर्नशिप की, तो आप प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, आपको लैंग्वेज आती है, आपने जाके किसी जर्नलिस्ट के साथ काम किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, आप किसी पर्टिकुलर बीट के साथ काम करना चाहते हैं, पर्टिकुलर डेस्क के साथ काम करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का आपका इंटरेस्ट है। फिर ये होता है बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरह का इंटरेस्ट चाहिए, तो हम अगर कहीं पे जाके एक्सप्लोर करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जाके कहीं इंटर्नशिप की, तो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए जी। मैंने कोई चीज़ ट्राई की, मुझे नहीं पसंद आई, वहीं मैंने देखा कि दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, या मुझे सूट करती है, मेरे इंटरेस्ट की है, तो हम उस चीज़ को फिर आगे फर्दर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास, जैसे आपने पूछा कि क्या पहले भी वोकेशनल कोर्सेज होते थे, जी पहले भी, मैंने जैसे बताया, पहले फ़र्क इतना था कि सिर्फ आप अगर वोकेशनल कोर्स में जाते थे तो आप वोकेशनल कोर्स ही कर सकते थे। अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि आप कोई भी कोर्स करते हुए दूसरी तरह का कोर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जाके कोई लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे संस्कृत सीखनी है, मैं संस्कृत सीख सकता हूँ, या मुझे उर्दू सीखनी है, मैं उर्दू सीख सकता हूँ, मुझे या कोई फ्रेंच या कोई और जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का अपना एडिशन करना चाहते हैं अपने रूटीन जो भी आप सीख रहे हैं उसके अलावा, क्योंकि अभी जो ज़माना है, अभी जो वक्त आ रहा है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजिशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो अभी बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें सबको डिजिटली, एक तरह से डिजिटल लिटरेसी जिसे कहते हैं, या डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना है, वो बहुत अहम हो गया। मिसाल के तौर पे हम अगर बात करें डिजिटल स्किल्स में, हम एआई की बात करें, तो जनरेटिव एआई की हो या एआई हो या एजेंटिक एआई हो, कोई भी किसी भी एरिया की हम बात करें, तो हम बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मैं अगर उर्दू पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में कोई एआई पढ़ने की। लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि आप कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप लिटरेरी कोई काम कर रहे हो या आप कोई भी और वैसा काम कर रहे हो, जनरल काम कर रहे हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू हो गया। तो आपको ये आना चाहिए कि आप उस टेक्नोलॉजी को अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक डेस्क पर बैठ के रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग करता हूँ, सपोज कर लीजिए, वहाँ भी मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा हूँ तो आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी वाइज है। अगर रिसीविंग है, उसके बाद मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पर या तो कंप्यूटर का यूज़ होगा या किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप कागज़ और कलम से काम नहीं कर सकते सिर्फ जी, आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ करना है। जैसे ही आप कंप्यूटर का यूज़ शुरू करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं फ़ौरन आपका टेक्नोलॉजी से एनकाउंटर होता है जी। और टेक्नोलॉजी से एनकाउंटर का मतलब है कि आपको वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जो आज की टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं, अभी हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एआई फॉर नॉन टेक स्टूडेंट्स, जो भी हमारे नॉन टेक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोर्सेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो बच्चे भी पढ़ें कि भाई वो एआई का यूज़ क्या होगा उनके लिए, एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या होगी, जनरल एआई एप्लीकेशन क्या है। दे शुड ऑल्सो लर्न, उनको भी आना चाहिए कि किस तरह से हम एआई को अपने प्रोफेशन में यूज़ कर सकते हैं, उस तरह की डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे डाटा को यूज़ ना होता हो। आप डाटा को सेव करते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, ये आप उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसे डेवलप नहीं कर रहे तो डाटा साइंसेस की हम बात करते हैं या डाटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो उसके टूल्स बना रहे हैं, लेकिन एज ए
एज ए यूज़र मैं अगर किसी भी प्रोफेशन में हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च का काम करना होगा, कोई एनालिसिस करना होगा, तो मुझे डेटा को आना चाहिए। तो एक कोर्स हमने डाटा साइंसेस का भी डेवलप किया है उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते जी। इस तरह के कोर्सेज हैं। और अगर हम और बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है इंडिविजुअल हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि सब चीज़ें बताई जाएं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि डिजिटल स्किल्स अगर आप इसे वोकेशन समझ लें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को वोकेशन समझ लें, आप UI UX पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कोई भी काम करने जाते हैं आपको एक इंटरफेस चाहिए, एक डिज़ाइन चाहिए, डिजिटल डिज़ाइंस चाहिए आपको। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अब ज़माना डाटा आर्ट का आ गया कि आप डाटा से आर्ट को बना रहे हैं, तो वो जो कलम और दवात का काम था वो है, बिल्कुल रहेगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन बगैर टेक्नोलॉजी के आप उसको दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते, इसलिए आपको वो मीडियम भी यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अहम हो जाती हैं कि टेक्नोलॉजी को आपका पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम हार्ड कोर स्किल्स की बात करें, वोकेशन की बात करें, तो हम प्लम्बिंग की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, या हम और कारपेंटर की बात करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है, लेकिन प्लम्बर को या टेक्नीशियन को या इलेक्ट्रीशियन को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की जो हार्ड स्किल्स होती हैं, जो हम 8वीं क्लास करने के बाद भी अगर हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस स्किल को वहीं सीख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आजकल बहुत नए टूल्स आ गए। मिसाल के तौर पर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें, आजकल इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रिक में भी आप देखते हैं घर में ऑटोमेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो उसके कनेक्शंस को सीखना, उसको समझना, तो वहाँ भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी होगा। लाइट्स बहुत सारी चेंज हो रही हैं, लाइट्स के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, लाइट बहुत सारी अभी कहते हैं ना इन्वर्टर लाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी लाइट्स होती हैं जो अपने आप सेंसर के साथ चलती हैं, जहाँ कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह की जब आप थोड़ी सी उस लेवल की चीज़ों को लर्न करते हैं, यही असल वोकेशनल एजुकेशन है, जहाँ पर आप फ्यूचर की जो चीज़ें आने वाली हैं उसको सीख लेते हैं, आप कम वक्त में सीखते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के जो अभी मुझे लगता है कि वोकेशनल एजुकेशन को समझने की ज़रूरत है, और इसमें जो एक सोशल कह सकते हैं कि स्टिग्मा भी है, ख़ास तौर से हम ये समझते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे तो ये बहुत कोई अच्छा काम नहीं है, या हम प्लम्बर का करेंगे। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान से बाहर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है टेक्नीशियंस की होती है, दे आर हाईली पेड। तो अगर वो, क्योंकि वो सारे वो टूल्स यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजी या जो भी लेटेस्ट टूल्स होते हैं, तो अब वो ज़माना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी आने वाला है बहुत जल्दी, और आ ही गया है तकरीबन। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, अभी बहुत सारी इस तरह के ऐप्स हैं जहाँ पर आप अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, कोई वोकेशनल सीख लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप ब्यूटी हेयर सीख लेते हैं, एयर कंडीशनिंग का काम सीख लेते हैं, या और बहुत सारे इस तरह के प्लम्बिंग के काम है, तो आप आजकल बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको आराम से आप सिंपल अपना डाल दीजिए कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, वो एक टेस्ट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं थोड़ा सा, और आपको कॉल आना शुरू हो जाते हैं और आप घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे काम है, बहुत लोग बहुत सारा काम करते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, तो मैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रेहान, आपने बहुत डिटेल में समझाया कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है और किस किस तरह के कोर्सेज किए जा सकते हैं, 11th में किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कहाँ अप्लाई कर सकता है? आपने जैसे मेंशन किया कि 8th के बाद भी वोकेशनल कोर्सेज किए जा सकते हैं, तो क्या ये साइंस स्ट्रीम के लिए अलग हैं, कॉमर्स के लिए अलग हैं, आर्ट के लिए अलग हैं, कैसे अप्लाई करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है और ख़ास तौर से अहम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां हमारी ख़ास तौर से जो 8वीं के बाद या 10वीं के बाद या 10वीं अगर किसी वजह से पास नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, उनको अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं अलग अलग। तो जो बच्चे ख़ास तौर से हमारे इस वजह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो रीज़न पढ़ाई में दिल ना लगना हो सकता है, वो वजह कोई फाइनेंशियल हो सकती है, या कोई कभी कभी बहुत बच्चे इधर उधर मूव करते हैं, उसकी भी वजह हो सकती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप जहाँ रहते हैं उसके इर्द गिर्द क्या कोई जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से PM कौशल विकास केंद्र जिसको कहते हैं, वो है क्या कोई?
अगर हमारे पास पीएम कौशल विकास केंद्र है तो उस पर आप जा सकते हैं। आपके पास अगर आधार कार्ड, एक उसकी सिर्फ एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका कि आप यहाँ के एक मतलब आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर वो आईडी प्रूफ आपके पास है तो आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। देखिए नीता साहिबा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें समझने की ये है कि बिल्कुल फ्री आपको वो स्किल का जो प्रोग्राम है, आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 3 महीने का करें, 6 महीने का करें, 1 साल का करें, और आपको बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई आपको पैसा नहीं देना जी। लेकिन मुझे वाकई में बहुत ताज्जुब होता है कि बहुत लोग परेशान घूमते हैं, लेकिन वो कभी उस सेंटर पर सीरियसली जाते नहीं है उसको अप्लाई करने। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वहाँ जाइए, अप्लाई करिए, अपना आधार कार्ड आपके पास होगा, वो आपको रजिस्टर कर देंगे, आप पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। उसमें सिर्फ एक कैद है कि आपकी तकरीबन 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप जब तक पढ़ेंगे, जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप सीखेंगे कैसे जी। तो आप अगर उतनी अटेंडेंस पूरी आपकी होती है तो उसके बाद आपका एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट का मतलब ये देखते हैं कि भाई वाकई में आपको सीखा, आपने नहीं सीखा। अगर आपका असेसमेंट में आप पास हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट आपके पूरे हिंदुस्तान में चलता है और हिंदुस्तान से बाहर भी चलता है जी। अगर कल को आप कहीं और बाहर भी अपना कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है इंटरनेशनली ऑल्सो। उसके अलावा वो सेंटर आपको मदद करता है आपको प्लेस करने में भी, मतलब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताता है, आपको गाइड करता है, आपको प्रिपेयर करता है। अच्छा, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर तरह का कोर्स है। 1200 से ज्यादा ट्रेड्स हैं, 1200 प्लस ट्रेड्स आप सोचिए। और हर तरह की, अगर आप ड्रोन सीखना चाहते हैं, ड्रोन बनाना सीखना चाहते हैं, ड्रोन उड़ाना सीखना चाहते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, इवन अगर आप अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, आप ब्यूटी हेयर में जाना चाहते हैं, आप कोई भी आप कटिंग टेलरिंग सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, एनीथिंग आप सोच नहीं सकते जो चीज़ वहाँ है ऑलरेडी मौजूद। तो मेरा सिर्फ ये आपके ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ सबको कि देखिए इतना बढ़िया स्कीम सरकार की हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। इसको इस्तेमाल करिए, अच्छी तरह से सीखिए और खूब आगे बढ़िए। अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। और ख़ास तौर से मैं अपनी बच्चियों से ये कहना चाहूँगा, हमारी ख़ास तौर से जो वुमेन है उनसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो वुमेन बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वुमेन फोकस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी और कहते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपका स्किल भी होता है डेवलपमेंट और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पीएम विकास योजना है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो आपको तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पे उसके सेंटर्स हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी उसका एक सेंटर है। हम लोग एक उसमें लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्पेशली फॉर वुमेन का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ख़ास तौर से आप जो लोग जामिया नगर के करीब रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, फ्री कोर्स है, उसके अलावा आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि अगर आप 60 घंटे का कोर्स करेंगे तो आपको 2000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपका आने जाने का खर्चा अगर आप दूर से आते हैं तो वो पूरा हो सकता है। अगर आप 120 घंटे वाला प्रोग्राम करते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको करते हैं तो आपको 4000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा एक कोर्स है जो स्पेशली फॉर वुमेन बिजनेस मेंटर्स कहलाते हैं, उसमें बिजनेस मेंटर्स बन सकते हैं आप। आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो सकता है। अगर आप कोई छोटा सा अपना खुद लाइवलीहुड शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको पूरा वो सिखाया जाता है और आप दूसरों के स्टार्ट कर सकते हैं उसको सीखने के बाद। तो वो तकरीबन 240 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें आपको तकरीबन 8000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये देखिए आपके इस वक्त इतनी ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन की आप कह सकते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा सपोर्ट है, एक इकोसिस्टम है जी। सिर्फ आपकी विल की ज़रूरत है, आपकी समझ की ज़रूरत है। आप लोग घर से निकलें, मेहनत से काम करें, सीखें, सिंसियरली सीखें। अगर आपको कोई कोर्स पसंद नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, तो आप उन्हें बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करके आप दूसरे कोर्स में एडमिशन अपना करा सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को सीख के आगे बढ़ें जी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं।
इसके अलावा आप अपना 10वीं के बाद आप डिप्लोमा कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटेक्निक, कोई भी ITI। अगर आप ITI में जाते हैं तो 2 साल का ITI होता है, प्योर वोकेशनल एजुकेशन जिसको कहते हैं, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही कहा जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो होता है, उसमें अगर आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड है और सारा आप ये देखेंगे मोस्टली अगर आप दिल्ली में देखिए तो ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट की ITIs हैं। तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है, आप 10वीं क्लास पास हैं, आप सिर्फ अप्लाई करिए, आपको एडमिशन मिलेगा और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है और बहुत अच्छे आपको नौकरियां भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सराउंडिंग में इंडस्ट्री है उसको वो आपके लिए एक तरह से बिल्कुल कहते हैं ना, उनके पास कमी है लोगों की जो ITI करके आते हैं उनकी। उसके अलावा एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो ख़ास तौर से होती है, जो अप्रेंटिसशिप कहते हैं जिसको, जो इंडस्ट्री के लिए एक तरह से कंप्लायंस है, ज़रूरी है कि आपको वो अप्रेंटिसशिप ऑफ़र करें। तो जो बच्चे हमारे ITI करते हैं, जो बच्चे हमारे डिप्लोमा करते हैं, जो पॉलिटेक्निक हैं, बहुत सारे पॉलिटेक्निक है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, 12वीं के बाद कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड में कर सकते हैं आप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, प्रोडक्शन, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर ये देखिए कि अगर आप वो कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अप्रेंटिस प्रोग्राम में आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री आपको स्टाइपेंड के साथ 1 साल की ट्रेनिंग देगी। उसके अलावा आप उसके बाद कंटिन्यू जनरली वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं कंपनीज। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर से अगर आप देखिए तो वोकेशनल में, स्किल में इस वक्त मुझे लगता है इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत बार होता है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो डिग्रीज़ हैं उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, और शुरुआत छोटे से करिए। आप सबसे अच्छी बात यह कि वोकेशनल एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो आप नीचे से शुरू करके आप PhD तक जा सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन को अब एक तरह से बिल्कुल मेन स्ट्रीम एजुकेशन ही माना जाता है। उसकी सारे जाविये तय हो चुके हैं, सब चीज़ें आपकी एक तरह से इक्विवेलेंस है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। थोड़ा सा ज़ाहिर ट्रांजिशन का टाइम है, अभी NEP इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उसको इम्प्लीमेंट हुए, तो कुछ चीज़ें में ज़रूर थोड़ी बहुत ग्लिचेस कह सकते हैं उसको है, लेकिन विद इन ए ईयर और विद इन ए 2 ईयर्स ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो वो बच्चे जो स्कूल में हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे ऑप्शंस बताए और बहुत सारे बेनिफिट्स बताए, एडवांटेजेस वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल कोर्सेज करने के बाद जो हो सकते हैं। एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी प्रोफेसर रेहान, अगर कोई साइंस स्ट्रीम में है, क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो वो कर सकता है हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए, या कॉमर्स स्ट्रीम से है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि वो कर सकता है? वो आपसे समझना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है, वो उसने इतना एम्पावर किया है कि जिसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, सारी अप्रोचेज उसमें हैं। जी, आपने साइंस पढ़ा, अब आप साइंस के बाद आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो ऑप्शन था कि आप साइंस पढ़ के भी आर्ट्स पढ़ सकते थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि आपने आर्ट्स पढ़ा और साइंस पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से ऑफर कर रही है। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि भाई साइंस पढ़ने के बाद मुझे किसी स्किल में जाना है, तो क्या मैं सिर्फ साइंस की स्ट्रीम में जा सकती हूँ? तो यस, बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ख़ासतौर से स्किल डेवलपमेंट में, वोकेशनल में, जिसमें साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको प्री रिक्विजिट कहते हैं कि भाई आपका ये प्री रिक्विजिट होता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जाना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे AI के टूल को डेवलप करना है, तो मुझे साइंस मतलब मुझे मैथ्स आना चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए, तो वो प्री रिक्विजिट्स होते हैं। क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, मुझे यहाँ बताना बहुत मेरे लिए मुश्किल होगा इतना डिटेल में, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आपके बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, खासतौर से जैसे आप डेटा साइंसिस के टूल बनाना चाहते हो, है ना, तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं वोकेशनल में जाने के लिए। आप सोलर टेक्नोलॉजीज में जाना चाहते हो, या आप
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में जाना चाहते हो तो आपके पास बायोलॉजी आपने पढ़ी हो 12th में। तो इस तरह के बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स होते हैं। अगर आप मेडिसिन में हैं और आप मेडिसिन से रिलेटेड किसी कोर्स में जाना चाहते हैं तो अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जगह पर ये प्री रिक्विजिट होते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें ये कहा गया है कि आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद, यानी कि 12th करने के बाद आपको कुछ ब्रिज कोर्सेज करने होंगे, कुछ एडिशनल कोर्सेज करने होंगे। मुझे याद है कि मैं अभी अपने इस असाइनमेंट से पहले आई वॉज प्रो वाइस चांसलर विद दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वहाँ हमने कोर्स शुरू किया था जो BSc प्रोग्राम था मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। उसमें हमारे सामने एक सवाल आया था कि हम क्या सिर्फ बायोलॉजी के बच्चों को लें, तो हमने उसमें ऑप्शन रखा था कि हम उन बच्चों को भी लेंगे जो जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, यानी कि PCM पढ़ा है जी। और क्योंकि NEP उसको अलाउ करती है, तो हमने उनका क्या किया था कि बच्चों को 3 महीने पहले एडमिशन देके एक ब्रिज कोर्स कराया था बायोलॉजी का जी। जो बायोलॉजी उन्होंने नहीं पढ़ी वो उनको पढ़ा दी थी और उसके बाद कंटिन्यू करा दी, क्योंकि बहुत सारी आपको बायोलॉजिकल टर्म्स अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इस तरह के कोर्सेज हैं। अगर आपने बायोलॉजी से 12th किया है तो बहुत सारे आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आप वोकेशनल में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डायलिसिस टेक्नोलॉजी में जाना है आपको, या आपको ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स आजकल एक पूरा सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आपको मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में जाना है, आप उसमें जा सकते हैं। तो मेडिसिन में अगर आप हैं, आपने बायोलॉजी पढ़ी है और आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में काम करें, तो आप किसी भी तरह के आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जनरल कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो जब मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी वोकेशन के जितने भी वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं मिसाल के तौर पे, या एलाइड हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप उसमें जाएं। जैसे मैंने बताया कि VWOC इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, या VWOC आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो बहुत सारी अभी मशीनों का यूज़ है उसमें। बायोलॉजी प्लस अगर आपका कोई बैकग्राउंड मैथ्स का भी है तो वो हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप बायोमेडिकल में भी जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, बायो साइंसेज में जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको इस तरह का कोई प्रोग्राम आप करना चाहते हैं और अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड करना है, आप जब करें जब आपका इंटरेस्ट है, वरना आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ख़ास तौर से वोकेशनल एजुकेशन को लेके आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रेहान, आपने बताया कि NEP 2020 के बाद कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया और वोकेशनल कोर्सेज किस तरह से आप कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स करने के बाद जिन्होंने साइंस स्ट्रीम नहीं भी किया है वो भी अगर प्री रिक्विजिट है तब भी आप उसको कर सकते हैं। आपसे समझना चाहिए कि क्या कोई और भी प्री रिक्विजिट हैं कि कम से कम इतने नंबर होने चाहिए अगर आपको कोई वोकेशनल कोर्स करना है, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या इतनी एज होनी चाहिए, या फिर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई और रिक्वेस्ट? जी, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अपनी तरफ से रखते हैं, यानी कि मिनिमम 45% से लेके और 60% तक का वो क्राइटेरिया रहता है। तो 45% जनरली मांगते हैं या 50% कम से कम मांगते हैं कहीं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन UGC के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 45% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कोई भी UG प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ये बहुत सारे, फिर मैं वहीं कहूँगा कि कुछ, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का अपना भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं तो वो अपनी बाइंडिंग लगा देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली देखें तो एज क्राइटेरियाज नहीं होते हैं वोकेशनल एजुकेशन में। आप किसी भी स्टेज पे आके कोई भी स्किल से रिलेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है। क्योंकि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करें, उसमें भी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। अभी अगर आप ये देखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें, और मैं ये कहूँगा कम से कम 90% प्लस बाइंडिंग्स नहीं है। 10% में आपको कुछ बाइंडिंग्स मिलेंगी जहाँ एलिजिबिलिटी प्री रिक्विजिट्स रहते हैं, अदरवाइज
ओपन है बहुत। जी बिल्कुल प्रोफेसर रेहान, आपने बताया कि पीएम कौशल विकास केंद्र है जहां पर कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। साथ में आपने बताया कि 8th के बाद कर सकते हैं, मतलब कि और स्किल फोकस्ड है। 8th के बाद यंग नौजवान होते हैं और आप ये स्किल्स फोकस्ड कोर्सेज जो करते हैं उसके बाद आप जल्दी ही जॉब कर सकते हैं। ना सिर्फ जॉब कर सकते हैं बल्कि अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। क्या ये इसके एडवांटेजेस मानेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा एडवांटेजेस क्या, ये तो बिल्कुल एक तरह से इसे कह सकते हैं कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, बल्कि एडवांटेज तो छोटा अल्फाज है उसके लिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपने कोर्स किया, आपने स्किल एक्वायर की और अभी आपके पास ऑप्शन बहुत है पढ़ाई करने के। मैं सब बच्चों से कहूँगा कि आप स्किल सीखिए और स्किल के बाद उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आज आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे ओपन एजुकेशन, मतलब ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग, या आप अलग अलग पीसेस में अपने क्रेडिट्स एक्वायर कर सकते हैं, या किसी कोर्स को ज्वाइन करके आप पार्ट टाइम कोई भी अपना स्किल के बेस पे फ्रीलांस काम कर सकते हैं। आजकल जैसे कि हमें पता है कि गिग इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक बड़ा साइज़, तकरीबन 40% साइज़ जो है वो गिग इकोनॉमी पे चला गया है। तो इसी तरह से देखिए कि फ्रीलांस काम कितना ज़्यादा शुरू हो गया है। आप अगर हफ्ते में 2 दिन भी काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, तो आप अपनी पूरी एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं। अगर आप कोई और पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहिए। आप फुल टाइम जॉब करके भी साइड में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो फायदे हैं, खासतौर से अगर आप अर्ली कहते हैं ना अर्निंग करने लगते हैं, आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना है किसी वजह से, या अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप स्किल सीखते हैं और उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं और उसके बाद अपनी एजुकेशन आप साथ में करते रहिए, जिससे कि आप और अपनी एजुकेशन करके अपना डेवलपमेंट कर पाएँ और फर्दर और आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जो एक मैनेजरियल पोजीशन होती है, ख़ास तौर से अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो आपके पास कुछ और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो जिसकी ज़रूरत होती है आपको अपने कहते हैं ना अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है वो, खासतौर से करियर का। उसमें उस अपवर्ड मूवमेंट के लिए यू नीड फ्यू मोर डिग्रीज, तो वो आप एक्वायर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपना काम सेटअप कर सकते हैं, उसको खूब बढ़ा सकते हैं आगे। तो वो भी आजकल हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, हिंदुस्तान से अच्छी अपॉर्चुनिटी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी, ख़ासतौर से यूथ के लिए। जी प्रोफेसर रेहान, आपने बताया कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आप वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो क्या आप बैचलर्स ही करेंगे या कुछ और कोर्सेज हैं जो कि जॉब करते हुए कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने 8th के बाद अगर वोकेशनल कोर्स किया है वो आगे चल के बैचलर्स करना चाहते हैं, तो क्या उनके पास भी ऑप्शंस रहते हैं? ये ऑप्शंस आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कुछ इक्विवेलेंस हैं। अगर आप ये देखिए कि अभी हमारे पास एक क्रेडिट फ्रेमवर्क होता है, उसमें लेवल बेस्ड आपके कोर्सेज रहते हैं। तो अगर आपने 10th के लेवल का वो कोर्स कर लिया तो आपको वो इक्विवेलेंट टू 10th माना जाता है। और कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट है जिस पे 10th की इक्विवेलेंस मांगते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली एलिजिबिलिटी में लिखा होता है भाई या तो आपने 10th पास किया हो या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की हो। तो अभी वोकेशनल को वो डिग्रियों में इक्विवेलेंस दे दिया गया। तो अगर आपने वो उस लेवल का, यानी कि जैसे लेवल 6 पे आपने कुछ किया हुआ है, तो आप लेवल 6 के हिसाब से जो भी इक्विवेलेंस बनता है उसके अगली डिग्री में जा सकते हैं। तो ये एक अभी फ्रेमवर्क बन गया है, लेकिन फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन उतना वाइडली नहीं हुआ है। वो हो जाएगा, जैसे मैंने अभी ये कहा कि अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज है, अभी इम्प्लीमेंट हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 1-2 साल हुए। तो अभी आने वाले वक्त में, लेकिन अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बंद नहीं है। पहले क्या था, आप जा ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी चॉइस बेस्ड वो ना मिले आपको उस टाइम, या आपके घर के करीब ना मिले वो ऑप्शन, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन आने वाले वक्त में बहुत सबको ही मिल जाएगा, लेकिन अभी भी है। तो वो ऑप्शंस हैं, किसी न किसी फॉर्म में है। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोई भी चीज़ की है तो आपके रास्ते बंद नहीं हुए। बहुत बार क्या होता है, लोग सोचते हैं मैंने तो ITI किया, मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ, या मैंने तो कोई स्किल बेस्ड कोर्स किया, 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, अब मैं आगे कैसे जाऊँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। और अगर किसी हम अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर कहीं पे आपको रोड ब्लॉक लगता है, तो आप हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस, ख़ास तौर से NIOS के ऑप्शंस हैं, जो हमारी
हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, स्कूल के बहुत सारे कोर्सेज आप ऐसे कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं स्कूल जाने की। और उसके बाद इग्नो के से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कहा ना, ऑप्शंस बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह उससे एंट्री मिले, लेकिन आपकी ऑप्शंस बंद नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुली हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर रेहान, हम बात कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन अ टूल ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग की, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अगर वाकई में इंजॉय करते हैं कुछ करने को जी, तो आप वोकेशनल एजुकेशन में आ जाइए जी। आपको कुछ बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप आ जाइए। मिसाल के तौर पे मुझे बेकरी पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैं क्यों ना एक प्रोफेशनल कोर्स करूं, वोकेशनल कोर्स करूं, उसकी मुझे डिग्री भी मिलेगी और मैं अपने पैशन को आगे भी बढ़ा सकता हूं। मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं फोटोग्राफी का एक कोर्स करूं और मैं आगे बढ़ूं। या मुझे ब्यूटी हेयर का मैं बहुत पसंद है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, आपका वोकेशनल एजुकेशन, आपका स्किल डेवलपमेंट आपके लिए एक डिग्री भी है, आपके लिए एक अर्निंग का जरिया भी है और आपके लिए एक रिकग्निशन का जरिया है। आप स्किल इंडिया में और वर्ल्ड स्किल्स में दोनों में जाके आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको समझाया है प्रोफेसर रेहान। आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे वोकेशनल एजुकेशन अ टूल ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, कितना फ्लेक्सिबल है और किस तरह से स्किल फोकस्ड ये एजुकेशन होती है और किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस खास पेशकश में। फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।